उम्मीद पैदा हुई है, एक नया राउंड शुरू होने जा रहा है जिसमें सियासी डायलॉग होगा और उसके नतीजे में हो सकता है ये जो टेम्परेचर है ये नीचे है, वो जो अदम बर्दाश्त का रवैया पीटीआई की जानिब से है या दूसरी जानिब से है उसमें भी कमी आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब अली भाड़ में जाए फोर्थ शेड्यूल, और उसके बाद उन्होंने कहा ये 25,000 दे के उलमा का ज़मीर खरीदना चाहते हैं, और साथ एक और कॉशन भी दिया कि ये मदारिस के किरदार को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये कि उन्होंने पंजाब हुकूमत के इन इक़दामात की भी नफ़ी कर दी कि ये काबिल कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशर बुखारी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तकरीबन हमेशा ही तगय्युरात की जद में रहता है, और ये पाकिस्तान की सियासत तगय्युर पजीर ही रहती है। और जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से तो मैंने यही देखा, जब कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है कि वो स्टेबिलिटी जो है दाव पे लग जाती है। अब पिछले कई सालों से हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो ख्वाह पीटीआई का दौरे हुकूमत हो या पीडीएम का दौरे हुकूमत हो या पीएमएलएन का दौरे हुकूमत हो। और उससे पहले अगर हम 2008 की बात करें जब पीपल्स पार्टी थी, तब भी एक इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पे थी जिसके प्लेयर्स और थे। फिर 2013 से 2018 तक जो मामला रहे उसमें जो इंस्टेबिलिटी आई उसके मेजर प्लेयर जो थे वो पीटीआई और हमारी ताकतें थीं। और उसके बाद दोबारा जब पीटीआई की हुकूमत आई तो फिर अपोजिशन पार्टीज जिन्हें हमारे ताकतवर हलकों ने देर से ज्वाइन किया वो प्लेयर्स थे। आज भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की दो ताकतें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो हमेशा स्टेटस को तोड़ने के चक्कर में थी, लेकिन वो दो दो तीन तीन हुकूमतें गंवाने के बाद आखिरकार इस नतीजे पे पहुंची कि ताकतवर हलकों से लड़ाई कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है और उन्हें सबक हासिल हो गया। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई अभी तक जो है वो अपने स्टैंड पे खड़ी है और रेजिस्टेंस की पॉलिटिक कर रही है। पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं। पीटीआई ने जितने उनके पास टैक्टिक्स हो सकते थे यूज कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसल्टिंग कोर्ट्स यानी अदालतों से रजू। कोई इंसाफ नहीं मिला उनके बकौल कि अदालतें उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अदालतों पे उनका ट्रस्ट कायम है। उसके बाद उन्होंने रोड स्ट्रीट पॉलिटिक्स की, प्रोटेस्ट वाली, उसमें भी जो है वो कोई फायदा नहीं हुआ। ईवानों के अंदर उन्होंने काफ़ी पोटेंटली अपना स्ट्रगल को जारी रखा, लेकिन वो भी बेसूद। दुनिया भर के तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट यकीनन इस बात पे राजी हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल डेड लॉक पैदा होता है वहाँ पे एक ही रास्ता जाता है हल की जानिब, और वो है पॉलिटिकल डायलॉग का। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि बानी पीटीआई गिरफ्तारी से पहले जब जमान पार्क में मौजूद थे तो कोई 2 हफ्तों में मेरी 3-4 मुलाकातें हुई। तो मैं सजेशन तो नहीं दूंगा चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हाँ मैं सवाल करता था, और सवाल का अंदाज ऐसा होता था कि मैं उन्हें इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश करता था कि आप पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि ये इन लोगों से मैं डायलॉग नहीं करूंगा, मैं ताकतवर हलकों से ही डायलॉग करूंगा। अभी तक वो इस बात पे जमे हुए हैं और उसी का नतीजे में कोई उनके लिए कोई वे आउट नहीं बन रहा। अगरचे कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत लोग कन्विक्ट हुए और उसके बाद वो कन्विक्शन के साथ साथ बाहर भी गए, और फिर जब वापस आए तो उनके खिलाफ केसेस भी खत्म हो गए। तो ऐसा एपिसोड इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो उसका जवाब ये है कि एक उम्मीद पैदा हुई है, एक नया राउंड शुरू होने जा रहा है जिसमें सियासी डायलॉग होगा, और उसके नतीजे में हो सकता है ये जो टेम्परेचर है ये नीचे है। वो जो अदम बर्दाश्त का रवैया पीटीआई की जानिब से है या दूसरी जानिब से है उसमें भी कमी आए। और वो डेवलपमेंट जुमा के रोज़ यानी कल हुई, और शाह महमूद कुरैशी साहब से
मुलाकात हुई कुछ साबिक लीडरान की, जिनमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी और सिब्तैन खान शामिल हैं। अब अगर आप देखें इन सब के पोर्टफोलियोज, तो ये एक किसी ना किसी वक्त में 4 लोगों के बारे में तो है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और सिब्तैन खान ये इमरान के करीब थे। महमूद मौलवी साहब चूँकि कराची से उनका ताल्लुक है, एक रेप्यूटेड फ़र्द हैं, उनका मुझे अंदाज़ा नहीं कि वो कितना करीब थे। दूसरी बात ये कि इनमें से 3-4 लोगों के बारे में तो ये यकीन है लोगों को कि ये जब मूव करते हैं, तो ये ताकतवर हलकों की जानिब से भी इन्हें कोई गो हेड दिया जाता है, या इनके दूसरी लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इनके ताकतवर हलकों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये जो 5 हज़रात थे, इन्होंने मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और उनसे मुलाकात में इसी आइडिया को डिस्कस किया कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग को फ़रोग़ दिया जाए, जिससे बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है। अच्छा, ये बात जो है इसलिए इनके मुँह से ज़रूरी है कि इनमें से मोस्टली लोग वही हैं, मसलन अगर आप फवाद चौधरी की बात करें, इमरान इस्माइल, अली जैदी की बात करें, तो ये थोड़े से हार्डलाइनर थे अपने दौरे हुकूमत में, और ये हमेशा बड़ी हार्ड हिटिंग किया करते थे पीएमएलएन को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो अब जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा खुशाइंद है। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि इन्होंने गुफ्तगू में इस बात को भी इंडिकेट किया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, क्योंकि इन रहनुमाओं का तजर्बा इन्हें ज़रूर ये बताता है कि ये जब 2-3 बड़ी पार्टीज़ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाती हैं या किसी मामले पे कंसेंसस होता है, तो उसका नतीजा यकीनन पॉजिटिव होता है। ये तो हो गई एक बहुत अच्छी खबर कि अगर इस पे, अच्छा, यही ग्रुप जो है वो बानी पीटीआई से भी जेल में मिलेगा अगर वो चाहेंगे तो, और उम्मीद है कि वो चाहेंगे, क्योंकि उनके कार्ड्स अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सके, सिवाय इसके कि उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी, यानी इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी कायम है, उसको कोई ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा इन सारे मामलात के बाद। तो यकीनन अगर वो गो अहेड देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा शगुन होगा। जो लोग इमरान खान को जानते हैं, उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि हो सकता है कि इमरान खान इस मामले में इनसे मिलने से इनकार कर दें, या फिर मुलाकात के बाद कहें कि नहीं, मैं इसके लिए गो अहेड नहीं देता। लेकिन जब ये मूव किए हैं, तो यकीनन ताकतवर हलकों की जानिब से कुछ ना कुछ इन्हें कहा गया होगा, और शायद ये ताकतवर हलकों के हवाले से भी कोई बात करे उनसे, जिसके बाद वो पॉलिटिकल डायलॉग पे भी राज़ी हो जाए। ये तो अच्छी खबर हो गई, यानी इससे ये लगता है कि वो जो पीटीआई की जानिब से एक दर्जा हरारत को मेंटेन रखा गया था, वो कम हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब फिर एक अजीबोगरीब सी, बुरी खबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल का सामना है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी, और वो सूरत हाल है मौलाना फजल रहमान का स्टैंड अबाउट अफगानिस्तान, और पंजाब में भी उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की मुल्तान में। पिछले हफ्ते उन्होंने पंजाब में ही चनाब नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ जंग जो है वो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता हूँ, मामला सेटल करवा सकता हूँ। तो ये काबिल कबूल नहीं है बुनियादी तौर पे रियासत की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टूवर्ड्स टेररिज्म और अफ़गान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसकी नफ़ी है, जिसका मतलब ये है कि वफाक और ताकतवर हलकों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो काबिल कबूल नहीं है, तो वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन पंजाब में उन्होंने आज हफ्ते वाले दिन जो तकरीर की मुल्तान में, वो उन्होंने किया जब हुकूमत पंजाब ने टीएलपी के हवाले से कुछ सख्त इकदामात उठाए, जिसमें
ان کے لیڈران کو 4th شیڈیول میں شامل کرنے کا اعلان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کے لیے وظیفہ 25,000 مقرر کرنے کی بات تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جناب علی بھاڑ میں جائے 4th شیڈیول، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ 25,000 دے کے علماء کا ضمیر خریدنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ایک اور کوشن بھی دیا کہ یہ مدارس کے کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پنجاب حکومت کے ان اقدامات کی بھی نفی کر دی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر میں اس کو بٹوین دا لائن ریڈ کروں تو وہ اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ کو ہی، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے، پنجاب گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا چل رہا ہے معاملہ، اس میں بھی پاکستان کی جانب سے اگر کوئی افغانستان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی انڈائریکٹلی مخالفت کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی جو اسی سٹینس کی حامل تھی افغان وار کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، انہوں نے اپنے پوسچر میں تبدیلی کی ہے۔ یعنی بیرسٹر گوہر نے جب یہ کہا کہ اگر افغانستان کی جانب سے ہاسٹیلیٹیز ہوتی ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈورس کر دیا کہ اگر ہاسٹیلیٹیز ہوتی ہیں اور پاکستان کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے وہ پی ٹی آئی اسے سپورٹ کرے گی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا کا جو حلقہ ارادت ہے وہ افغانستان میں بہت بڑا ہے۔ مولانا کے مدارس میں افغانستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا کا جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ کے پی اور بلوچستان ہے، اور وہاں کے بھی جو ٹرائبل بیلٹس جو کہلاتے ہیں وہ ہے، اور ٹرائبل بیلٹس کے لوگ اپنے آپ کو شاید پاکستانیوں سے زیادہ افغانی سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ والا معاملہ ہے کہ مولانا اس طرح کے بیانات دے کے اپنا اسٹرانگ ہولڈ کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس طرح کے بیانات سے کہ علماء کو جو ہے وہ ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ گیلونائز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک اگین یونٹی چاہ رہے ہیں تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور مدارس کی، کہ وہ دوبارہ کوئی الائنس جس طرح متحدہ مجلس عمل 6 پارٹیز الائنس بنا تھا اس طرح کا الائنس بنے، اور پاکستان میں جو کلیرکس کا کیا کہوں گا اثر قائم ہے، اور کلیرکس طاقتور لوگ سمجھے جاتے ہیں علماء یہاں پہ، وہ ان کی طاقت کا اثر قائم رہے، تو یہ اس کے پیچھے ایک موو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے قطعاً اچھی نہیں ہوگی۔ جب پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ ہے، فی الوقت تو پالیسی یہی نظر آ رہی ہے، اور اس میں شر پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ راولپنڈی ریجن میں افغان لوگوں کو کرائے پہ مکان یا دکان دینے کے حوالے سے 79 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پاکستان ایک کلیئر میسج ڈکلیئر کر رہی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے، جو لوگ پالیسی وائلیٹ کریں گے۔ پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ٹیرر نیٹ ورکس کے لیے کوئی جگہ نہیں، انتہا پسندانہ نظریات کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور کوئی بھی ریاست اگر ان انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتی ہے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ تو ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن انہیں اپنے انفلوئنس کے کھو جانے کا خوف ہے۔ یہ ہے میرا آج کا پروگرام۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، خواہ آپ اسے ناپسند کریں تب بھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔